वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। तो आज यह मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो सबवे है उसके दो प्रकार है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं आपको विशेषण और क्रिया के बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो दूसरा वीडियो है विशेषण, उसमें तीसरा टॉपिक है, उसके साथ में हम शुरू करते हैं। विशेषण, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विशेषण किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला जो है वो क्या है? विशेषण है। जिस शब्द या आप बोल सकते हो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। विद्यार्थियों, हमें इस बात को भी ध्यान देना है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द आपको दिया हुआ है उसके बारे में जो बताए, जैसे यहाँ पे दिया है कुत्ता, और कुत्ते के बारे में विशेषता क्या बताई गई है? कुत्ता कैसा है? काला है। तो जो काला है वो आपके लिए विशेषण हो जाएगा, लेकिन जो शब्द जिसके बारे में वो विशेषता बताई गई है उस शब्द को, दैट इज कुत्ता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता जो है वो विशेष्य है। ठीक है, तो इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो विशेषता है वो किसके बारे में बताई गई है? विद्यार्थी के बारे में बताई गई है। और जो विद्यार्थी है उसकी विशेषता क्या है? कि सारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे वो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। तो जो मेहनत करते हैं उनको सफलता अपने आप मिलती है। तो यहाँ पे आपका जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? मेहनती। और विशेषण क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा वाक्य। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। धर्मपुर स्थान का नाम है, स्वच्छ नगर है। नगर जो है ये आपका विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है? स्वच्छ, मतलब सुंदर, साफ सुथरा। तो धर्मपुर स्वच्छ नगर है, यहाँ पे आपका विशेषण क्या हो जाएगा? स्वच्छ। वह पीला है। वह हम किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में हो सकता है या किसी सामान के बारे में हो सकता है। वह, और वो कैसा है? पीला है। तो यहाँ पे जो पीला है ये वो क्या है? वह की विशेषता है। तो ये तीन वाक्य में हम लोगों ने देखा, मेहनती, स्वच्छ, पीला, ये सब क्या है? तीनों विशेषण है। और विशेष जिस शब्द के लिए विशेषण शब्द का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? तो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं आदमी को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि इसकी जो कैटेगरी है, इसका जो आदमी के लिए हम लोगों ने एक अलग शब्द का उपयोग किया है कि आदमी तो सब है लेकिन वो ऐसा आदमी जिसके लिए हम कुछ एक अलग शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जैसे ऐसा, ऐसा मतलब उसको विशेष बना रहे हैं वो। तो आदमी के आगे जो ऐसा लगा है वह शब्द उसकी विशेषता को दर्शाता है। तो जैसा अभी हम लोगों ने उदाहरण देखा, विशेषण के उदाहरण, चार उदाहरण देखिए यहाँ पे भी स्क्रीन पे दिया हुआ आपको। इन वाक्यों में मेहनती, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द जो है वो विशेषण है और जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी शब्द यहाँ पर क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। तो आपको अभी समझा विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? विशेषण मतलब जो शब्द अपने अगले शब्द के बारे में या उसकी विशेषता को दर्शाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता को किसी खास शब्द के द्वारा दर्शाया जाए उस शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, मेहनती विद्यार्थी, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। यही तो होगी विशेषण की बात, लेकिन विशेषण के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें हम यहाँ पर 10वीं कक्षा में 4 प्रकार पढ़ते हैं हमेशा।
विशेषण के प्रकार, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक या हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, चलिए हम लोग अभी एक एक करके जितने भी प्रकार हम लोग विशेषण के पढ़ रहे हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण के द्वारा उसे समझने की कोशिश करेंगे। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। या वो शब्द, उन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों से किसी भी चीज की अवस्था, दशा, स्वाद, भाव ये सब के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक अच्छा आदमी है, वह आदमी है लेकिन वो कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है, तो आदमी के गुण के बारे में बताया गया है, तो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। रंग देखेंगे अगर हम, तो काला टोपी, लाल रुमाल। टोपी कैसी है? काली है, और रुमाल कैसी है? लाल है। तो ये जो रंग बता रहे हैं, टोपी और रुमाल के लिए जो रंग को दर्शाया गया है, ये रंग क्या है? उस रुमाल के गुण को दिखा रहे हैं। तो एक तरह से ये भी अपना क्या हो जाएगा? काला और लाल जो है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं, उसका चेहरा गोल है। उसके चेहरे के बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन चेहरे की विशेषता क्या बता रहे हैं? कि वह पूरा गोल है, तो उसका चेहरा गोल है। गोल यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। भूखे पेट भजन नहीं होता। ये बात बहुत सही है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो अगर पेट खाली है तो उसमें हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भूखे पेट, पेट कैसा है? भूखा है, मतलब यहाँ पे खाली पेट है। तो भूखा जो है या भूखे जो है वो आपके गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। तो ये आपका था गुणवाचक विशेषण। अब हम अगला जो प्रकार है अपना, वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किससे कहते हैं? ये अपने आप नाम से ही आपको दर्शाता है कि यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। करेक्ट एवरीवन? आई होप सबको क्लियर हो रहा है जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। तो अभी हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण किससे कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 घोड़े दौड़ते हैं, 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन वाक्यों में 5, 7 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनमें घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है, जहाँ पे हमें पूरी तरह से पता चलता है कि जो भी जिस वाक्य के बारे में, जिस बार के बारे में हम लोग सीख रहे हैं वो कितने हैं, टोटल कितने हैं वो। तो वो संख्या का जब हमें ज्ञात होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे हम संख्यावाचक के भी दो अलग भेद पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें जो चीज़ें पता है कि ये संख्या निश्चित है, तो हमें वहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो हमें पता है भाई कितना संख्या दिया हुआ है। लेकिन अगर कभी कभी हमें संख्या नहीं बता रही है तो उसमें हमें वो निश्चितता नहीं आती है, क्योंकि हम वहाँ पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि वो कितनी संख्या दी हुई है। तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे 1, 2, 8, चौगुना, 7वां आदि। यहाँ पे हमें पता है कि जो संख्या दी गई है वो कितनी है, निश्चित है कि जो बताई गई है वो इतने में से ही है। तो यहाँ पे हम पूरा 100% बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमें पता है कि संख्या कितनी है, जो वो निश्चित है संख्या, उसमें कोई डाउट हमें नहीं है। तो ऐसे जो संख्यावाचक विशेषण रहेंगे उन्हें हम संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? कुल 40 छात्र हैं। तो 40 जो है उसकी निश्चित संख्या को दर्शाता है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है। कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? एक पंखा घूम रहा है। हमें पता है कितना है पंखा? एक ही है। ये भी उसकी निश्चित संख्या को दिखा रहा है। डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं। डाल पर चिड़ियाँ बैठी हैं, लेकिन वो कुल कितनी चिड़ियाँ हैं?
2 चिड़िया हैं, तो यह भी चिड़िया की निश्चित संख्या को बता रहा है। अगला हम देखेंगे, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। लोगों की जो संख्या है वो कितनी है? निश्चित रूप से 100 लोग बोला गया है, तो 100 जो है अपना वो निश्चित है। अब निश्चित संख्यावाचक में हमें पता रहता है कि टोटल जो संख्या है वो कितनी है, लेकिन वहीं अगर हम इसके विपरीत अनिश्चित जो दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखें, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो भी संख्या दी गई है उसे हमें विशेष रूप से यह ज्ञान नहीं हो पाता है या यह बोध नहीं हो पाता है कि वह जो संख्या है वो कितनी है। इसलिए ऐसे जो होते हैं विशेषण, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं, वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि। हमें नहीं पता है इसमें कि टोटल यहाँ पे जो बताया जा रहा है संख्या के बारे में वो कितना है, इसलिए हम यहाँ पे अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ हम उदाहरण भरे वाक्य देखते हैं। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। हमें नहीं पता कितने लोग हुए हैं। कुछ, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित हैं। कम, कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट पाएगी। कितने फल किसी को नहीं पता है, पर हम बता रहे हैं अनुमान, एक अंदाजे से कि वो कुछ फल खाके। तो कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। हम कितने समय बाद जाएंगे उसका भी हमें प्रॉपर यहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो हम उसको क्या करते हैं, अनुमान के हिसाब से कैसे बता देते हैं लमसम की कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ, कम, यहाँ पे भी तीसरे वाक्य में भी कुछ है और चौथे वाक्य में भी कुछ है, तो ये सब हमारे निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं करा पाते हैं। इसके लिए ऐसे जो विशेषण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अभी हम लोगों ने अपना जो दूसरा प्रकार था संख्यावाचक विशेषण उसको पढ़ा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अपना जो विशेषण है उसका जो तीसरा प्रकार है वह भी बहुत इजी है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ नाम देखकर लगता है कि कुछ बहुत भारी भरकम सा है, तो वास्तव में ये है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वजन के बारे में बताया हुआ है। इसके लिए इसको हम जिसको वजन को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। करेक्ट। तो परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर, शेर मतलब शेर नहीं, शेर मतलब वजन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, शेर भर दूध, लोहा, तोला, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के भी जैसे हम लोगों ने संख्यावाचक में भी पढ़ा था कि उसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी परिमाणवाचक जो विशेषण है उसमें भी देखेंगे कि इसके भी जो 2 भेद है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब यहाँ पे भी हमें निश्चित संख्या, जैसे हम जो संख्या में करते थे वैसे ही निश्चित परिमाण का ज्ञान होता है और अनिश्चित परिमाण का ज्ञान होता है। जहाँ पे अच्छी तरह से नहीं पता हो कि कितना वजन हो सकता है, जहाँ पे हमें कुछ हम अपने ऐसे ही गेसिंग के थ्रू थोड़ा सोच समझ के या अंदाजा लगा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन जहाँ पे हमें कंफर्म होता है कि हाँ ये जो हम ले रहे हैं सामान वो निश्चित रूप से कितना है, तो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे का जो 2 प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण के जो 2 भेद होती है उसको वन बाय वन क्लियर कर लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल को का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल। मलमल कपड़ा होता है, कपड़े का क्वालिटी जैसे हम लोग होते हैं ना कॉटन कपड़ा है, वैसे मलमल जो होता है वो बहुत ही मुलायम कपड़े का एक क्वालिटी है। 4 किलो चावल। तो यहाँ पे हमको पता है कि निश्चित रूप से जो भी है उसका निश्चित माप तौल मात्रा वजन सब दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे हमें किसी भी तरह से दूसरे दिशा में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें पता है, एग्जैक्ट पता है कि निश्चित रूप से पता है कि वो जो भी हम लोग ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो वाक्य रहेंगे उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से हम जो उसका दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध नहीं कराते हैं, जिससे हमें नहीं ज्ञान होता है कि कितना है ये सामान जो भी ले रहे हैं, तो वैसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे
सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी। हमें नहीं पता है कि धन कितना है, हाँ, इसलिए हमने बोल दिया सब धन। दूध, दूध में भी कितनी मात्रा है दूध की वो हमें नहीं पता है। पानी की भी मात्रा हमें यहाँ पे नहीं पता है। तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसे हम आराम से पहचान सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जो हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़े हैं, दैट इज गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें अभी आपको कोई भी डाउट या शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथा जो है वो हम देखेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देखो, सार्वनामिक नाम से हमें अपने आप समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्वनाम का उपयोग हुआ है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, उन्हें हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है, वह क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब संज्ञा की जगह सर्वनाम का उपयोग होता है तो उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब जब हम सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो वह विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता को बताए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। वह गाय दूध देती है में वह गाय क्या है, हाँ, गाय के जो बारे में हम विशेषता बता रहे हो वो क्या है, दूध देती है। लेकिन कौन सी गाय, वह गाय। तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की जो यहाँ पे विशेषता है वो क्या है, यह। तो यहाँ पे जो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा वो यह हो जाएगा। तो ये अपना चौथा प्रकार था, सार्वनामिक विशेषण। तो आप लोगों ने अभी यहाँ पे विशेषण के जो 4 प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम में भी देखा था कि होने के बाद हम लोगों ने थोड़े क्वेश्चन आंसर लेते, प्रश्न उत्तर, जिसके द्वारा हम अपने आप को चेक कर लेते हैं कि कहीं हमें समझने में कुछ भूल तो नहीं हो गई, या हमें कहीं ना कहीं कुछ नहीं समझा है, तो वो हमारा क्लियर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे जो आपको मैं कुछ शब्द दिखा रही हूँ, स्लाइड पे देखिए आप लोग। निम्नलिखित विशेषणों का उचित वर्गीकरण कीजिए। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं, बराबर। तो ये सारे शब्द जो है विशेषण ही है। जो अभी हम लोगों ने 4 प्रकार पढ़ा, उसमें से भी संख्यावाचक और विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। तो उसके अनुसार हम लोगों को इसका वर्गीकरण करना है। जैसे कुछ शब्दों का मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बाकी जो शब्द बचेंगे उससे आपको अपने आप, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पॉज करके आपको गेस करना है, अनुमान लगाना है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। यहाँ पे दिया है 8। अब भी हम लोगों ने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम लोगों ने निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था, जिसमें क्लियर बोला गया कि अगर हमें संख्या पूरी तरह से पता है तो वो क्या होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदास, उदास आपके भाव को दिखा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। हमारा, सार्वनामिक, बराबर। मीटर, कितना मीटर चाहिए, यहाँ पे हमें नहीं पता है, 1 मीटर 2 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, मीटर है यहाँ पे दिया हुआ, मतलब इकाई क्या है वो मीटर है। बट जैसे हमको इतना मीटर कुछ चाहिए, तो अब वो मीटर जो है वो क्लियर बताया हुआ है, तो हम यहाँ इसको भी क्या बोल सकते हैं, निश्चित, हाँ, संख्यावाचक विशेषण, सॉरी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पे दिया है थोड़ा। थोड़ा मतलब हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट अपने को कितना चाहिए, तो थोड़ा जो है वो क्या हो सकता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनेक, यहाँ पे भी हमें अनेक बोला गया है, तो अनेक मतलब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि जो अनेक शब्द है उसका कहाँ से कौन से विशेषण से इसको जोड़ा गया है। तो अनेक है मतलब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अनेक जो है वो कहीं ना कहीं संख्या को ही दर्शा रहा है। तो अनेक जो है वो निश्चित संख्या, सॉरी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो विशेषण दिए हुए हैं उनका मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 6 विशेषण के बारे में आपको मैंने बताया है। बाकी जो बच जाते हैं उसको आप खुद से वर्गीकरण करोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से अपना जो विशेषण है वो
यहाँ पे पूरा होता है। अब जो अपना सव्य का चौथा प्रकार है जिसे हम क्रिया बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्रिया देखने में बहुत मुश्किल भरा लगता है, लेकिन है सबसे इजी, आसान है ये अगर आप करते हैं तो। ठीक है, तो क्रिया जो है, पहले तो हमें सबको पता है कि क्रिया का मतलब होता है काम, बराबर। कोई भी काम जो हम करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिया। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, ये हर इसमें आप देख रहे हो हम कार्य कर रहे हैं। तो जो हम कार्य करते हैं या जो हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया को दो आधार पे बांटा गया है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पे। तो पहले हम कर्म के आधार पर देखेंगे, उसके बाद जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। सकर्म क्रिया, पहला जो प्रकार है वो अपना क्या है, अकर्म क्रिया, और दूसरा जो है वो सकर्म क्रिया। अब अकर्म क्रिया क्या होता है और सकर्म क्रिया क्या होता है, इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला हम देखते हैं अकर्म क्रिया। और कर्म क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। कर्म रहित का मतलब भी वही होता है, कर्म के बिना। जिन क्रियाओं को कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती और क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उन्हें हम अकर्म क्रिया कहते हैं। दूसरे सरल शब्दों में हम इसको और अच्छे से देखेंगे। जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, उछलना, मरना, जीना, रोना, हंसना इत्यादि। ठीक है, उदाहरण हम लोग देखते हैं। वह चढ़ता है, वह चढ़ता है। यहाँ पे आपको देख रहे हो कर्म मौजूद है, लेकिन कर्ता मौजूद है, लेकिन क्या कर्म है उसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझने में मुश्किल होगा। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है जिन क्रियाओं का फल और व्यापार एक फल और व्यापार जो है वो कर्ता को ही मिलता है, लेकिन वहां पे हमें कर्म का पूरा जो जानकारी है वो वहां पे नहीं दिखाई देता। उसे ऐसे जो वाक्य रहेंगे उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। वे हंसते हैं, क्यों हंसते हैं नहीं पता है, तो वे हंसते हैं, यहाँ पे एक ही चीज आपको दिख रहा है, कर्म। नीता खा रही है, क्या खा रही है नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे जो वाक्य रहेंगे जहाँ पे सिर्फ आपको कर्म दिखाई देगा, और जो यहाँ पे तीनों वाक्य दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको जो करता है, जो काम कर्म को करने वाला है, कर्ता कर्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्म जो है वहां पे हमको पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। तो इस ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। इसका जो दूसरा प्रकार है वो हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों ही मौजूद रहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ कर्म सहित, सहित मतलब के साथ, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में देखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर अगर इफेक्ट ज्यादा दिखता है तो ऐसे जो वाक्य रहेंगे ऐसे उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जैसे वह चढ़ाई करता है, वह क्या कर रहा है, चढ़ाई चढ़ता है। चढ़ाई जो है ये क्या कर रहा है, चढ़ाई को चढ़ता हुआ, जो दूसरा है वो कर्म उसको भी दिखा रहा है साथ में। तो चढ़ाई और चढ़ता, चढ़ाई यहाँ पे है मौजूद, तो यह चीज आपको देख रहे हो कि यहाँ पे पूरी तरह से आपको कर्ता भी मौजूद है, कर्म भी मौजूद है। तो इससे हमें यह समझ में आ सकता है कि ये जो है वो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पूरा जो इसका असर है कर्म का, ये पूरा कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इसका फल किस पे दिखाई दे रहा है, कर्म पर। मैं खुशी से हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, कर्म क्या कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन कैसे हंस रहा हूँ, खुशी से हंस रहा हूँ। नीता गाना गा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं। ये सारे अपने जो हैं वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब अभी जो हमने देखा था वो अपना था कर्म के आधार पर। अब जो हम दूसरा देखने वाले हैं वो हमारा क्या है, संरचना। से मैंने आपको बताया था कि संरचना के आधार पर भी तीन और क्रियाएं हैं जिनके बारे में हम 10वीं कक्षा में
पढ़ते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल 3 भेद और हैं जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है उसमें सहायक क्रिया। बहुत ही आसान है ये सहायक क्रिया। देखिए इसकी विशेषता, उसकी जो परिभाषा दी हुई है। सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया पदबंध में मुख्य अर्थ न देकर उसकी सहायक हो, अर्थात मुख्य क्रिया के अलावा जो भी अंश शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपको दो दो क्रियाएं मौजूद है, ठीक है। पढ़ना भी एक क्रिया है और चुकना भी एक क्रिया है, ठीक है। तो पढ़ चुके हैं, दो दो क्रिया हैं, लेकिन जो पढ़ना है वो मुख्य क्रिया है और जो चुके हैं ये इसकी सहायक क्रिया है, ठीक है। तो दूसरा हम देखेंगे, माताजी खाना बना चुकी, बनाने लगी। बनाने मुख्य क्रिया है और लगी सहायक क्रिया है। उपर्युक्त वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ तथा बनाने के साथ चुकी और लगी सहायक क्रियाएं जुड़ी हैं, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। इसमें खेलना जो है क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन सहायक क्रिया इसमें क्या हो जाएगा आपका, चुके हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी सहायक क्रिया। अब हम दूसरा जो प्रकार है वो संयुक्त क्रिया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में क्रिया कभी एक पद द्वारा प्रकट होती है तो कभी एक से अधिक पदों द्वारा प्रकट होती है, मतलब एक से अधिक क्रियाओं के द्वारा प्रकट होती है। तो जो संयुक्त क्रिया है उसमें भी ऐसा था, कभी आपको एक क्रिया दिखेगी, कभी आपको एक से ज़्यादा क्रिया दिखेगी। जैसे आप देखिए पहला उदाहरण जो दिया हुआ है, मोहन आया, आपको दिख रहा है कि इसमें एक ही पद वाली क्रिया है, ठीक है। इसमें आया क्रिया एक पद वाली है। अब दूसरा देखिए, मोहन आ चुका है। यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रिया मौजूद है, तो एक रहे या एक से अधिक रहे। उपर्युक्त में आ चुका है में 3 पद है, आ प्लस चुका प्लस हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था, सीता पढ़ रही है। यहाँ पे भी आप देखो एक से ज़्यादा क्रियाओं का उपयोग किया गया है। उपर्युक्त पहले वाक्य में 2 क्रियाएं हैं, गया प्लस था। दूसरे वाक्य में 3 क्रियाएं मिलकर वाक्य को कंप्लीट कर रही हैं, पूरा कर रही हैं, पढ़ प्लस रही प्लस हैं। इस प्रकार एक से अधिक क्रिया होने पर तथा उसका संयुक्त रूप पर प्रयुक्त होने के कारण ये क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये अपना था दूसरा प्रकार जिसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा जो हमारा अंतिम जो प्रकार है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा परीक्षा में आते हैं और 1 मार्क के लिए आता है। इसके लिए ध्यानपूर्वक हमें इसे पढ़ना है। जहाँ कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पिता ने बेटे से अखबार मंगवाया। पिता ने अपना काम स्वयं नहीं किया, उन्होंने बेटे के द्वारा अखबार मंगवाया। तो आपको क्लियर यहाँ पे बोला गया परिभाषा में कि खुद न कर करता किसी और से वह काम करवाते हैं। तो ऐसे जो वाक्य रहेंगे उसमें जो ऐसी क्रियाएं रहेंगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, मालकिन नौकरानी से सफाई करवाती है। मालकिन सफाई करवाती है, लेकिन किससे, नौकरानी से। तो यहाँ पे नौकरानी के द्वारा काम कराया जा रहा है, इसके लिए ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता स्वयं अपना काम न करके किसी अन्य से कार्य करवा रहे हैं। प्रथम वाक्य में पिता स्वयं अखबार न लाके बेटे से मंगवा रहे हैं। वहीं दूसरे वाक्य में जैसा मैंने आपको बताया कि आपने देखा मालकिन स्वयं सफाई न करके नौकरानी से करवा रही है। अतः ये सब क्या होते हैं, प्रेरणार्थक। ऐसी जो क्रियाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। लेकिन हमें एक बात और ध्यान देना है कि प्रेरणार्थक क्रिया के भी जो अलग 2 प्रकार होते हैं। जैसे कोई भी अगर आपको एग्जाम में परीक्षा में मूल क्रिया दी गई है, उसका अगर आपको बोला जाता है प्रेरणार्थक रूप लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप हैं, ठीक है। जैसे आपको मूल क्रिया दी गई है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक में हम काम खुद से करते हैं, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में वही काम हम लोग किसी और से करवाते हैं, ठीक है। चलना, चलाना, चलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो भी दिया हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया, उसमें पहले जो मूल क्रिया रहेगी उसमें हम पहला काम तो खुद से करते हैं, लेकिन जब हम उसको द्वितीय में
बदलते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्वितीय प्रेरणार्थक, जहाँ पे हम खुद से वह काम नहीं करते हैं। देखना, दिखाना, दिखवाना, रुकना, रुकाना, रुकवाना, डोलना, डुलाना, डुलवाना। इसे हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बच्चे पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं देते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे किया तो आपको जो 1 मार्क के लिए आता है, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करते तो उसमें आपका आधा आधा मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। डोलना, डुलाना, डुलवाना से देखिए यहाँ पे डोलना में ऊ की मात्रा रखी, यहाँ पे ये डुलाना, डुलवाना हो जाएगा, छोटा ऊ लगा है दोनों जगह। तो ये सब हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। डूबना देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ है, लेकिन जैसे ही डुबाना और डुबवाना हो जाता है वहाँ पे छोटा ऊ आ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना होगा। तो ये अपना हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अब जैसे कि हम लोगों ने हर जगह थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया हुआ है, जिससे हमें समझ में यह आता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे हमारा सब क्लियर है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने जो क्रिया पढ़ा है, क्या वास्तव में आपको समझ में आई है क्रिया क्या होती है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्रिया वैसे बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो हम देखेंगे रेखांकित क्रियाओं का प्रकार लिखिए। और देखिए यहाँ पे अमरनाथ हमारी तरफ देखकर हंसे, जैसा कि हमने देखा था कि पूरा जो क्रिया का फल, व्यापार का जो फल है, वो कहाँ पे पड़ रहा है, हंसे के ऊपर, मतलब सिर्फ कर्म के ऊपर ही है। कर्ता यहाँ पे, सॉरी, करता है, कर्म के ऊपर करता है, कर्म यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे आराम से समझ में आ रहा है कि ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। रूपल हंस रही है, हंसना भी क्रिया है और रही भी क्रिया है, बराबर समझ में आ रहा है आप सबको। हंसना और रही, जहाँ पे दो ऐसे क्रियाएं मौजूद रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो पहली है वो मुख्य क्रिया है, लेकिन जो दूसरी है वो क्या है, सहायक क्रिया है। किसान ने मजदूर से फसल कटवाई, किसान ने मजदूर से फसल कटवाई। अब आपको पता है कि किसान ने खुद नहीं करके किसी और से करवाया था, अभी हमने प्रेरणार्थक क्रिया देखा था, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए मैंने आपको 3 बता दिया है, बाकी जो है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आपको देखना है कि आपने जो भी आंसर सोचा या आपने जो भी अनुमान लगाया वो सही है या नहीं। तो ये आज मैंने आपको सव्य के 4 प्रकार जो थे वो पूरा बताया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़कर देखना है कि आपको कहाँ समझा है, कहाँ पे नहीं समझा है। जहाँ पे नहीं समझा है वहाँ पे आप फिर से बैक जाकर अपने परिभाषा और एग्जाम्पल सब अच्छे से देखकर अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा पहला जो ग्रामर शब्द भेद का जो पहला पार्ट था ग्रामर में सव्य, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिर से अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।